ओडिशा के राउरकेला शहर के पास मौजूद एक गांव में रहने वाली हमारी सब्सक्राइबर अनन्या बताती हैं कि इनकी बड़ी दीदी का ससुराल इनके घर से 3 किलोमीटर दूर है। इनके जीजा जी की एक सरकारी नौकरी है और वो अपनी बीवी के साथ एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं। अब एक दफा अनन्या और उनकी माँ किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से रात के 10 बजे अपने बड़ी दीदी के ससुराल गए हुए थे। इस टाइम पर अनन्या के जीजू नाइट ड्यूटी कर रहे थे और अब भी सिचुएशन हैंडल करते करते इनको रात के 11:30 बज जाते हैं। और फिर 11:40 में अनन्या की जीजू अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर आते। उन्होंने अपनी साली और सासू माँ को बोला कि अभी बहुत रात हो चुकी है, एक काम कीजिए, मैं आपको गाड़ी से घर वापस छोड़ देता हूँ। पर यहाँ अनन्या की माँ बोलती हैं कि नहीं नहीं, आप तो अभी ड्यूटी से आए हैं, काफी थक गए होंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और भाई ये जो मोमेंट था ना, ये एक इतने भयानक वारदात की शुरुआत थी जिसे सुनने के बाद आपके शरीर की नसें फड़फड़ाने लगेंगी। मतलब आगे जो हुआ उसे इमेजिन करके ही अच्छे तिस्मार खां की रूह कांप जाएगी। बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्टोरी है और स्टोरी का कोई हिस्सा आपको काफी विचलित कर सकता है। अभी मुझे पता है कि मरून फाइल्स एक फैमिली शो बन चुका है, पर ये जो वीडियो है छोटे बच्चों को इससे दूर ही रखना बेहतर होगा। फिलहाल आप वीडियो में अनन्या द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अभी कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे हार्ड पार्ट होता है उसे किसी के साथ शेयर करना या फिर किसी की एडवाइस लेना। और सेम यही चीज ट्रेडिंग में भी इंप्लीमेंट होती है और यहीं पर काम आता है पॉकेट ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू अर्निंग के बारे में मैं पहले ही कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। एंड दिस टाइम आई वांट टू मेक इट मोर एक्साइटिंग। वीडियो के एंड में आपको गिव अवे रूल्स भी पता चलेंगे। पर सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ क्या प्रोस्पेक्ट है कमाई करने का। अभी पॉकेट ब्रोकर कम्युनिटी इंग्लिश टू अरेबिक, पोर्टुगीज ऐसे 8 लैंग्वेजेस में ट्रेडिंग लेकर आया है। आप चैट कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। अभी जैसे शायद आपको कोई ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, लाइक डिपॉजिट एंड विड्रॉल प्रोसेस क्या है, तो आपको सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना होगा चैट में और फिर पॉकेट ब्रोकर की टीम जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपको अपना ट्रेडिंग स्किल और इंक्रीज करना है तो यहाँ आपको मिल जाएंगे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो अपनी स्ट्रेटेजीज, स्किल सब कुछ शेयर करते हैं और उनके एक्सपीरियंस से आप काफी कुछ बहुत जल्दी सीख सकते हो। अभी चलिए एक छोटा सा ट्रेड करके दिखाता हूं। ये रहा रियल बैलेंस मैंने चूज किया, प्रेडिक्शन किया और थोड़ा सा वेट, और अभी रिजल्ट आपके सामने है। अब ये अमाउंट आप बहुत जल्दी विड्रॉल कर सकते हो, वो भी 0 विड्रॉल फी के साथ। अगर आप भी ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हो तो पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड MRMF जरूर यूज करना, जिससे आपको मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% का बोनस। इसके अलावा अगर आपको गिव अवे में एंटर करना है तो जो पिन कमेंट है उसमें जरूर रिप्लाई करना। अब चलिए कहानी में वापस आते हैं। अनन्या बताती हैं कि इनकी फैमिली में टोटल 5 लोग हैं। अनन्या, उनके मम्मी पापा, इनका एक छोटा भाई और इनसे एक बड़ी बहन। अनन्या के पिताजी बाहर काम करते हैं और यहाँ गांव के अंदर इनकी एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान है जिस पर अक्सर अनन्या और उनकी मम्मी बैठते हैं। अब जो इनकी बड़ी बहन है, इनकी शादी होती है एक सरकारी अधिकारी से। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अनन्या की बड़ी बहन की शादी काफी कम एज में होती है, उसके बाद उनको बेबी भी हो जाता है और फिर दिक्कत आती है मदरहुड की। अनन्या की बड़ी बहन को प्रॉपर टेक केयर करने आ नहीं रहा था बेबी को। तो यहाँ पर अनन्या और उनकी माँ ये दोनों शाम को दुकान बंद करने के बाद अपने घर से 3 किलोमीटर दूर उस सरकारी क्वार्टर पर जाते थे जहां पर अनन्या की बड़ी बहन और उनके जीजू रहते हैं। ये दोनों वहां जाके बेबी का जो भी मालिश वालिश करना होता था वो सब करते, बेबी फीडिंग करते और फिर उसके बाद देर रात अपने घर वापस आ जाते। जैसा मैंने आपको बताया था कि अनन्या के जीजा जी की सरकारी नौकरी है और नौकरी कुछ इस तरीके की है कि रात दिन का कुछ अता पता नहीं है। आप समझ जाओ मैं कैसी नौकरी की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता कि इनको घर वापस आते आते रात हो जाती या फिर देर रात भी इनको कॉल आता तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए इनको जाना होता था। अनन्या के पिताजी काम की वजह से बाहर रहते हैं और फिलहाल घर में अनन्या की माँ, अनन्या और उनका छोटा भाई है। आई होप अभी आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब देखो, एज पर रेगुलर रूटीन ये लोग शाम को दुकान बंद करने के बाद अपनी दीदी के घर जाते थे और वहां से मैक्स 10 बजे तक वापस अपने घर आ जाते। और जो इनके घर से दीदी के घर के बीच रास्ता था, उस रास्ते में एक आता है छोटा सा जंगल वाला पैच जिसको क्रॉस करके इनको आना जाना करना होता था। और यहाँ अनन्या अपनी माँ को स्कूटी पे बैठा के आना जाना करती थी दीदी के घर और ये इनका एकदम रेगुलर रूटीन था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकी फैमिली में अनन्या की माँ, इनका भाई और पिताजी ये तीनों नॉनवेज खाते हैं। अनन्या ने तुलसी माला धारण किया हुआ है और ये नाम जप करती है भगवान का और एकदम सात्विक खाना, धर्म से रहना, ये इनका लाइफस्टाइल था। अब हर बार की तरह एक शाम अनन्या अपनी माँ को स्कूटी पे बैठा के दीदी के घर गई हुई थी। वहां पर उनकी बेबी का जो भी ऑयल मसाज होता है वो सब किया और फिर रात के 10 बजे वापस अपने घर आ गई।
अब यहाँ अनन्या, उनकी माँ और अनन्या का भाई खा पी के चुपचाप बेड पे सो रहे थे और तभी करीब 11:15 बजे के आसपास अनन्या की दीदी का कॉल आता है। ये अनन्या को बोलती हैं कि जो इनका बेबी है काफी देर से रोए जा रहा है, मतलब मैंने बहुत चुप कराने की कोशिश की पर चुप ही नहीं हो रहा है, और इस टाइम पर तेरे जीजू भी ड्यूटी गए हुए हैं, उनको आने में टाइम लग जाएगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब अनन्या की माँ बोलती हैं कि काम करते हैं, स्कूटी लेके चलते हैं, देखते हैं कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है। और अनन्या अपनी माँ को स्कूटी पर बैठा के सीधा दीदी के घर पहुंचती है और ये डिस्टेंस सिर्फ 3 किलोमीटर का था, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब वहां पर अनन्या की माँ ने जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल किया और ये सब करते कराते रात के 11:30 बज जाते हैं। बेबी अभी चुप हो चुका था और वो सो रहा था पीसफुली एकदम। अब ये सब होने के बाद रात के करीब 11:40 में अनन्या के जीजू घर वापस आते हैं ड्यूटी से। अब यूजुअली क्या होता है कि 10 बजे तक अनन्या और उनकी माँ वापस अपने घर आ जाते, पर आज दोबारा से इनको जाना पड़ा और इस वजह से काफी लेट हो गया था। अनन्या के जीजू ने बोला कि एक काम कीजिए, मैं आप लोगों को गाड़ी से छोड़ देता हूँ, अभी बीच में जंगल पड़ेगा तो इस समय ठीक नहीं उधर से जाना। पर चूंकि अनन्या और उनकी माँ रोज आना जाना करते थे तो उनको ऐसा कुछ अनयूजुअल लगा नहीं कभी जंगल में, और यहाँ पर इन्होंने जीजू को बोला कि नहीं आप रहने दीजिए, आप अभी ड्यूटी से आए, काफी थक गए होंगे, हम दोनों चले जाएंगे, यही पास में ही तो है। और यहाँ से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली थी यार। बच्चों को दूर रखना। अभी अनन्या अपनी माँ को स्कूटी पे पीछे बैठा के दीदी के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के घर के बीच वो जंगल वाला पैच आता है, अनन्या की माँ यहाँ पर अपना मोबाइल फोन हाथ में लेके पीछे बैठी थी। अब जैसे इन लोगों ने वो पैच क्रॉस किया ना, अनन्या की माँ के हाथ से उनका मोबाइल फोन गिर जाता है रोड पे। तब ये बोलते हैं अनन्या को कि अरे मेरा फोन गिर गया पीछे। तब अनन्या यहाँ स्कूटी के ब्रेक मारती है और थोड़ी दूर पे जाके गाड़ी रोकी अपनी। ये बोलती है अपनी माँ को कि ठीक है मैं लेके आती हूँ, तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं मैं ले आऊंगी, रुको। अनन्या की माँ स्कूटी से उतर के जहाँ उनका फोन गिरा था उस ओर जाने लगी। थोड़ी देर के बाद इन्होंने फोन उठाया और वापस स्कूटी की तरफ ना जाके ना, ये जो पीछे जंगल का पैच इन्होंने क्रॉस किया था उस जंगल की ओर बढ़ने लगी। अनन्या स्कूटी पर बैठे बैठे बोलती है कि अरे मम्मी उधर कहाँ जा रही है, चल जल्दी आके बैठ, लेट हो रहा घर पहुंचने में। अब इस मोमेंट पे अनन्या की मम्मी ने अपने कदम रोक लिए और ये मुड़ के अपनी बेटी की ओर देखती है और फिर अनन्या बताती है कि वो जो स्टेयर था ना इनकी मम्मी का, उसमें कुटिलता छुपी हुई थी। इनकी मम्मी के चेहरे पे एक स्माइल थी, पर वो स्माइल ना नॉर्मल नहीं है। वो फोन लेके वापस स्कूटी के पास आती है और फिर उन्होंने अपने बाल खोल लिए। बाल खोल के स्कूटी पे पीछे बैठी और अनन्या को बोलती है कि चलो अब। अनन्या ने पूछा कि फोन ले आई अपना, तो वो बोली कि हाँ, और फिर अनन्या उन्हें लेके वापस घर पहुंचती है। इसके बाद ये लोग थोड़ा फ्रेश होते हैं और अपने अपने बेडरूम में सोने चले गए। इन दोनों का यहाँ सेपरेट रूम है और अनन्या बताती हैं कि मैं ना सोने से पहले ऐसे तुलसी का माला लेके नाम जप करती हूँ और फिर सोती हूँ। तो एज पर हर रेगुलर रूटीन ये अपना नाम जप कर रही थी। इस टाइम पर रात के करीब 12:30 बज चुके थे और यहाँ अनन्या का जो रूम था ना वो खुला हुआ है। रूम के बाजू में इनका किचन था और इनके रूम के दूसरी साइड उधर की तरफ इनके मम्मी का कमरा है। अब यहाँ नाम जप करते करते ये अचानक से देखती हैं कि इनकी मम्मी इनके रूम के सामने से भाग के किचन की ओर गई। अनन्या यहाँ थोड़ी चौंकी और उनको लगा कि ऐसे भाग के क्यों गई मम्मी। फिर उन्होंने सोचा कि मे भी प्यास वगैरह लगा हो तो पानी पीने गई होगी, पर दिमाग में यही क्वेश्चन था कि आखिर भाग के क्यों गई, आराम से चल के भी तो जा सकती थी ना। ये 2-3 मिनट वेट करती रही कि इनकी मम्मी वापस से अपने कमरे की ओर जाएंगी, पर ना ऐसा होता नहीं है। जब काफी देर तक इनकी मम्मी वापस कमरे की तरफ नहीं गई, तब अनन्या अपने कमरे से बाहर निकल के किचन की ओर देखती है और भाई ये पाती है ना कि इनकी मम्मी ने फ्रिज में जो अंडे रखे थे 4-5, उन अंडों को कच्चा खाया हुआ है। और फिर उसके बाद किचन के सिंक में जाके वो अपना मुंह धो रही थी। अब इस टाइम पर अनन्या ने उनको टोका नहीं, उनकी मम्मी चुपचाप अपना मुंह धो के वापस अपने कमरे की तरफ चली जाती है। पर जब सुबह दोबारा से ये दोनों मिलते हैं ना, तब अनन्या देखती है कि भाई इनके मम्मी के गले पे ऐसे बहुत गंदा सा स्क्रैच मार्क है। ये पूछते अपने मम्मी से कि ये गले में क्या हुआ आपको, पर इनकी मम्मी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बेटी के सवाल को इग्नोर करने के बाद ये चुपचाप अपनी दुकान में जाके बैठ जाती है। वहां सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने दुकानदारी की और फिर से शाम के 7:30 बजे के आसपास इनको दोबारा अपनी बड़ी बेटी के घर जाना था, जो इनका रेगुलर रूटीन है। अब यहाँ अनन्या और उनकी मम्मी दीदी के घर काम खत्म करके वापस रात के 10 बजे
अपने घर लौट रहे थे। और पता है क्या होता है, इन्होंने जब वो जंगल वाला पैच क्रॉस किया ना, तो एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे अनन्या की माँ ने अपने हाथ से अपना फोन गिरा दिया। ये फिर से बोलती हैं कि पीछे मेरा फोन गिर गया, थोड़ा गाड़ी रोक दे। अनन्या यहाँ स्कूटी रोकती हैं और इनकी माँ दोबारा से उतर के अपना फोन उठाने जाती है। पर इस बार ना ये चुपचाप फोन उठा के वापस स्कूटी के पास आ गई और स्कूटी के पास खड़े होके पीछे जंगल की ओर देखे जा रही है एकटक। तब अनन्या बोलती है कि क्या हो गया माँ, बैठना जल्दी। और फिर इनकी माँ पीछे स्कूटी पे बैठती है। पर अनन्या लिखती है कि मैं क्लास 5 से स्कूटी राइड कर रही। पर आज रात को जब मेरी माँ पीछे बैठी ना, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे माँ के साथ साथ 3-4 और लोग बैठ गए स्कूटी पे। मतलब इतना ज्यादा भारीपन मैंने कभी फील नहीं किया अपनी माँ के साथ। पर यहाँ अनन्या अपनी माँ को कुछ टोकती नहीं है, ये चुपचाप स्कूटी आगे लेके बढ़ रही थी। और इन्होंने ना थोड़ी अपनी गर्दन ऐसे साइड में की, ऐसे देखने के लिए कि भाई मेरी माँ ही बैठी है ना सिर्फ पीछे। और भाई साहब जैसे ही अनन्या ने अपनी गर्दन थोड़ी सी ऐसी मोड़ी, ये पाती है ना कि इनके कंधे के जस्ट बाजू में ही इनकी माँ का चेहरा है और उनका बाल उस चेहरे पे आ रहा था कि अभी ये पीछे मुड़ के मेरी ओर देखेगी। अब वो जो इनकी मम्मी का लुक था वो इतना ज्यादा डरावना था कि अनन्या ने कुछ बोला ही नहीं। ये चुपचाप गर्दन सीधी करके स्कूटी राइड करते हुए अपने घर पहुंचती हैं बिना एक शब्द बोले। इनको ये डर लग रहा था कि अगर मैंने ऐसे टोका या फिर गाड़ी रोकी, अब भाई इस टाइम पे अनन्या का अपनी माँ के साथ आई कांटेक्ट होता है। और जिस तरीके से वो स्टेयर कर रही थी, अनन्या को ऐसा लगा ना कि जैसे वो इस मोमेंट का वेट कर रही हो, तो मे भी जो कुछ पीछे है मेरे, वो मुझ पर अटैक कर देगी। पर भाई उस रात के बाद से ही अनन्या की माँ का बिहेवियर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने लगा था। अभी घर आने के बाद एज यूजुअल ये लोग थोड़ा फ्रेश होते हैं और अनन्या अभी अपना नाम जप करने लगती है। और अभी जब ये नाम जप कर रही थी, तभी इनको अपनी मम्मी की एकदम जोर से चिल्लाने की आवाज आती है उनके कमरे से। अनन्या भाग के गई उस कमरे में और देखा कि मम्मी बेड पे बैठ के ऐसे सिसक सिसक के रो रही है। ये पूछती है कि मम्मी क्या हो गया। तब उनकी माँ ने बोला कि मैं ऐसे नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। और इन्होंने उस बात को टाल दिया। अब जब अगली सुबह इनका आमना सामना हुआ, तब अनन्या की मम्मी के फेस पे बहुत डलनेस थी, चेहरा जैसे एकदम मुरझाया हुआ। यहाँ अनन्या अपने छोटे भाई को बोलती है कि अरे देख ना मम्मी का चेहरा कैसे एकदम उतरा हुआ है। तो उनके भाई ने इस चीज को एकदम प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश की। वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं, ऐसे काम की वजह से थक गई होंगी, एक काम कर, आज ना खाना वाना सब तू बना दे, मम्मी को रेस्ट करने दे। अनन्या ने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब शाम को दुकान खत्म होने के बाद ये लोग दोबारा से स्कूटी पे बैठ के दीदी के घर जाते हैं। और आज अनन्या ने अपनी माँ को साफ साफ बोल दिया था कि आज लौटते समय अगर कुछ गिरा भी ना, तो मैं स्कूटी नहीं रोकूंगी। और सरप्राइजिंगली उस रात अनन्या की माँ एकदम नॉर्मली अपने बड़ी बेटी के घर से वापस अपने घर आ जाती है। अब उस रात अनन्या डिसाइड करती है कि आज रात मैं मम्मी के पास ही सोऊंगी, क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। और फिर रात को नाम जप करने के बाद जब ये दोनों सो रहे थे, तब बीच रात इनकी मम्मी चिल्लाते हुए फिर से उठ के बैठ जाती है बेड पे। अनन्या की नींद खुली तो देखती है कि इनकी माँ रो रही है। अब माँ को रोते देख के पूछते हैं क्या हो गया, वैसे रो क्यों रही है। तब अनन्या की माँ एकदम बेबस नजरों से अपनी बेटी की ओर देखते हुए बोलती है कि क्या फायदा बता के, वो तो मुझे ले जाएगा अपने साथ। अब इस टाइम पर अनन्या को लगता है कि भाई इनकी माँ का ना शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है, इन्होंने कुछ बुरा सपना देख लिया है और सपने में उठ के उस चीज़ को रिपीट कर रही है। इन्होंने पानी दिया मम्मी को और जैसे तैसे उनको बोल के सुला दिया कि मम्मी बस ये एक बुरा सपना है। अब अगली सुबह अनन्या अपनी माँ को बोलती है कि आप एक काम करो, आप ना बेड रेस्ट लो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं दुकान संभालूंगी, ठीक है, आपको मतलब दुकान में आने की जरूरत नहीं है। अब ये बोलने के बाद अनन्या वॉशरूम की तरफ जाने लगती है नहाने के लिए। और भाई ये नोटिस करती है ना कि जब ये वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो इनकी मम्मी इनको पीछे फॉलो कर रही है। अब यहाँ अनन्या एक नज़र पलट के देखती है अपनी माँ को और फिर बाथरूम चली जाती है नहाने के लिए। और जब ये नहा के निकली तो भाई ये पाती है कि इनकी माँ वहीं बाथरूम के गेट के पास खड़ी है। अनन्या उनको देख के थोड़ी शॉक हो गई, क्योंकि इनकी माँ ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। ये पूछती है कि क्या हो गया, इधर क्या कर रही है। तब उनकी माँ बोलती है कि मुझे ना तेरा बॉडी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। अब भाई जैसे अनन्या ने ये लाइन सुना, भाई वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उस टाइम उसने अपनी माँ को इग्नोर किया और चुपचाप अपने कमरे में जाके पहले तिलक लगाया और फिर अपना माला डाल के ऐसे नाम जप करने लगी। और जब वो नाम जप कर रही थी तभी उनकी माँ उनके पास आती है और ना एक तरीके से ये अनन्या को मैनिपुलेट करने लगी कि ये सब सही चीज नहीं है, ये क्या तू ढोंग करते रहती है। और तिलक और माला को लेके बहुत उल्टा सीधा बोला। अनन्या यहाँ पर एकदम सरप्राइज कि भाई आज तक तो मेरी माँ ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे ये सब करने के लिए,
आज अचानक से उनके बिहेवियर में ऐसा ड्रास्टिक चेंज क्यों? अब ऐसे ही 2 दिन और पास होते हैं और अब अनन्या की मम्मी थोड़ी सी गुमसुम रहने लगी थी, ज्यादा कुछ बोलती भी नहीं। अनन्या बताती हैं कि तीसरी रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी और तभी करीब 12:30 बजे के आसपास मेरी माँ मेरे कमरे के अंदर आती है और जहाँ मैं सो रही थी ना, वो मेरे सिरहाने आके बैठ गई। अब जैसे ही वो इनके पास आके बैठी, इनकी नींद खुल जाती है भाई, और तब ये पाती हैं कि इनकी माँ अनन्या को उनके नेक के अराउंड ऐसे टच कर रही है। अब अनन्या एकदम घबराते हुए बोलते हैं, क्या हो गया मम्मी, कुछ चाहिए क्या? और इसी बीच हल्की रोशनी में अनन्या की नजर अपनी माँ के चेहरे पे पड़ती है। भाई ये लिखती हैं कि मेरी माँ का चेहरा इतना डरावना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके चेहरे को बड़े पत्थर से एकदम मार मार के एकदम डैमेज कर दिया। भाई अनन्या वो मंजर देख के एकदम डर से कांपने लगी, पर उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये अंदर ही अंदर ना ऐसे अपना हरे कृष्णा नाम जाप कर रही थी। थोड़ी देर के बाद बिना कुछ बोले अनन्या की मम्मी इसके कमरे से बाहर निकल के किचन में जाती है, ये भी उनके पीछे पीछे, और ये देखती हैं कि इनकी मम्मी ने फ्रिज में जो कच्चा मांस रखा था उसे निकाल के एक प्लेट में रखती है और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसे खाया जा रही है। और वो मांस खत्म करने के बाद जिस प्लेट में उन्होंने खाया था उसी में पेशाब करके उस प्लेट को वहीं जमीन पे रखा और फिर भाग के अपने कमरे में चली गई। अब देखो, जो ये अनन्या का घर था ना, ये नया नया बना हुआ था, और जो इनका पुराना घर था ये इनके घर से कोई 100 मीटर की दूरी पे था, जहां पर इनके बाकी के फैमिली मेंबर्स, चाचा वगैरह रहते थे। अब उसी रात अनन्या अपने भाई को उठाती और उसे अपने साथ लेके चाचा के घर चली गई। इनको इतना डर लग रहा था कि भाई अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो मेरी माँ शायद मुझ पर अटैक कर दे। अभी चाचा के घर जाके अनन्या बोलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है मम्मी के साथ। तब चाचा ने बोला कि एक काम करो, कल सुबह जो है हम एक पंडित को बुला के दिखाएंगे। अगली सुबह चाचा एक पंडित को लेके घर पहुंचते हैं और फिर उस पंडित ने अपना कुछ झाड़ फूक किया। अगले 2-3 दिन तक ये लोग थोड़ा नॉर्मल रहे, मतलब इनकी मम्मी अभी भी ज्यादा कुछ बोलती तो नहीं थी, पर ऐसे नॉर्मल थी, कुछ ज्यादा वियर्ड रिएक्ट नहीं करती। अब अनन्या को लगा कि मे बी जो वो पंडित है ना, उन्होंने अपना काम कर दिया तो ये भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। अब ऐसे ही एक रात अनन्या एकदम रिलैक्स होके अपने बेड पे लेटी हुई थी और अचानक से ना इनको अपने चेहरे पे कुछ फील हुआ और उसकी वजह से इनकी आंख खुल गई। आंख खुली तो ये सीधा ऊपर देख रही थी जिधर पंखा है इनका, और ये पाती है कि भाई इनकी माँ ऊपर सीलिंग से लटक रही है और उनके एक हाथ में मांस है और उनके मुंह से खून निकल रहा था और वही खून का बूंद अनन्या के फेस पे गिरा था, जिसकी वजह से उनकी आंख खुली। भाई इन्होंने अपनी माँ की ओर देखा और पाती हैं कि ये तो इनकी माँ का चेहरा ही नहीं है, मतलब माँ के साथ साथ किसी और का फेस मिक्स हो गया था, इस तरीके से लग रहा था वो। ये एकदम डर के फ्रीज हो गई भाई, अपनी बॉडी का मूवमेंट भी नहीं कर पा रही कि वहां से निकल के भागे। अब कुछ देर उसी पोजीशन में रहने के बाद इनकी माँ सीलिंग छोड़ के दीवार से होते हुए नीचे उतरती है और फिर अनन्या को बिना कुछ बोले सीधा अपने बेडरूम में चली गई। अनन्या यहाँ जाके दोबारा से अपने भाई को उठाती है और उसे लेके पहुंचती है चाचा जी के घर पे। ये बोलती है कि माँ भी ठीक नहीं हुई है, वो आज ऐसे ऐसे कर रही थी। तब उनके चाचा ने बोला कि ठीक है अभी तो तुम यहीं पे रहो। ये बोलती है कि प्लीज़ आप चलिए ना, एक बार देख लीजिए मम्मी को। तब उनके चाचा ने बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कल देखते हैं। अब उस रात से ही अनन्या को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। भाई ये अगले 1 सप्ताह तक अपने चाचा जी के पास रही, पर पता है इस 1 सप्ताह के बीच हुआ क्या? अनन्या की मम्मी ने एक बार भी अनन्या को कॉल नहीं किया कि भाई कहाँ है, कैसी है। होता ये था ना कि दिन के टाइम अनन्या की मम्मी एकदम नॉर्मल बिहेव करती, जाके दुकान में बैठती, अपना डेली का काम करती, और जैसे ही सूरज ढलता भाई ये अलग ही रूप ले लेती थी। इसकी वजह से किसी को शक भी नहीं होता कि भाई इनकी मम्मी के साथ ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब इस बीच इन्होंने दीदी के घर जाना भी छोड़ दिया था और चाचा जी ने अनन्या को एकदम बहुत स्ट्रिक्टली बोल के रखा था कि देख तेरे जीजू नाइट ड्यूटी पे रहते हैं बाहर, दीदी अकेले रहती है बच्चे के साथ, उनको कुछ मत बताना वरना वो डर जाएगी बहुत ज्यादा। तो जब दीदी का कॉल आता तो अनन्या बोलते कि अभी थोड़ा सा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सर दर्द हो रहा है, ऐसा ना कुछ बहाना बना देती। अभी अनन्या को अपने घर गए हुए 1 सप्ताह हो चुके थे। इस बीच ये थोड़ा सा रिकवर भी कर गई थी और फिर एक दफा ये मार्केट जाती है किसी काम से। अब एक चीज समझना कि ये अनन्या का घर है और इधर की तरफ मार्केट है, और जो अंकल का घर है वो ये घर पार करके 100 मीटर के बाद आता है। तो अनन्या अंकल के घर से मार्केट गई थी एक शाम को, और फिर जब वापस लौट रही थी तो पता है क्या देखती है कि जो इनकी दुकान से लगा हुआ इनका घर था ना, उसका मेन गेट खुला हुआ है, मतलब वहां से अंदर घर के पूरा देखा जा सकता था। और इनकी माँ
एक जो इनका कमरा था वो आगे से लॉक है, उस कमरे के दरवाजे को पीट रही है और पीटते पीटते एकदम अजीब तरीके से रो रही थी। अब अनन्या जैसे ही वो सीन देखा ना, ये रुक जाती है वहीं पे। ये चाहती थी कि अंदर जाके अपनी माँ की हेल्प करे, पर ये बहुत ज्यादा डरी हुई है। अभी अपनी माँ को देख ही रही थी कि तभी ये पाती है ना कि इनकी माँ थोड़ा सा दीवार की तरफ चली गई और वहां जाके ऐसे चुपचाप खड़ी हो गई। और फिर अनन्या को दिखता है एक साया जो इनकी माँ की साड़ी खींच रहा था। भाई जैसे इन्होंने वो मंजर देखा, ये भाग के अपने चाचा के घर गई और सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है मम्मी के साथ। अब ये सब सुन के इनके चाचा भी डर जाते हैं। भाई कायदे से तो उनको आना चाहिए था हेल्प करने के लिए, पर वो नहीं आए। वो बोलते हैं अनन्या को कि कल सुबह देखेंगे, अभी तो शाम ढल गई है, अभी जाना उधर ठीक नहीं होगा। पर भाई अपनी माँ को उस हालत में देख के अनन्या से रहा नहीं गया। ये सोचती है कि मैं जाऊंगी अकेली अपनी माँ की हेल्प करने के लिए। ये तुरंत भाग के अपने घर जाती है और जब ये घर के अंदर घुसी तो ये पाती है कि इनकी मम्मी अपने बेड पे बिना कपड़ों के लेटी हुई है। ये एकदम रोते हुए अलमीरा से एक साड़ी निकालती है और जाके उसे अपने मम्मी को देती है कि ये साड़ी पहन ले माँ। अब भाई जैसी ये साड़ी लेके अपनी माँ के पास पहुंचती है, इनकी माँ एकदम गुस्से में उठ के बेड पे बैठ गई और फिर अनन्या की ओर देखते हुए इन्होंने उसका गर्दन पकड़ लिया। भाई अनन्या साफ साफ देख पा रही थी कि ये मेरी माँ नहीं है। शरीर तो मेरी माँ का है पर चेहरा मेरी माँ का नहीं है, ये कोई और ही है। और भाई गर्दन पकड़ने के बाद उसने अनन्या के कपड़े उतारने की भी कोशिश की है। अभी इस टाइम पर अनन्या को कुछ सूझा नहीं। भाई ये अपना फोन निकाल के उसमें हनुमान चालीसा प्ले करती है और जैसे ही इन्होंने वो चालीसा प्ले किया, इनकी मम्मी उसे छोड़ के एक कोने में जाके बैठ जाती है, एकदम ऐसे चुप, जैसे वो विक्टिम हो। और फिर अनन्या को बोलती है कि इसको बंद कर दे, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, इसको बंद कर दिए, मुझे नहीं छोड़ेगा, इसका मेरा शरीर बहुत जल रहा है। और ऐसे बोल के ना वो अपने शरीर को एकदम बेंड करने लगी। अब अपनी माँ को उस कंडीशन में देख के ये फोन अपना बंद करती है और फिर अपने कपड़े को सही करके ये उस कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है। इस टाइम पर हनुमान चालीसा नहीं चल रहा है और तभी इनकी माँ पीछे से कूद के आती है और इसका पैर पकड़ के कमरे के अंदर खींचने लगी। अनन्या बताती है कि वो ना मुझे बहुत हार्म करना चाहती थी, पर कुछ तो पॉजिटिविटी थी मेरे में जो उसे रोक रही थी हमेशा। जैसे तैसे करके इन्होंने माँ को खुद से दूर किया और ये भाग के अपने चाचा के घर गए दोबारा। अब जब जाके चाचा को इन्होंने ये बात बताई तब उसके चाचा अनन्या को ही गाली देने लगे कि तू क्यों गई अभी इस टाइम पे उधर, किसने बोला था तुझे अकेले जाने के लिए। अब चाचा की डांट सुन के अनन्या चुपचाप घर के बाहर जाके बैठ जाती है। और भाई जब ये बाहर अकेले बैठी थी तो ये देखती है कि इनके सामने एक पंडित चल के आए। वो खड़े होकर अनन्या को देख रहे थे और बोलते हैं कि तेरे माँ के जाने का डेट पता है क्या है? 15 जून 2025। उसके बाद तेरी माँ नहीं बचेगी। और जिस दिन ये बात अनन्या को पंडित बता रहे हैं ये है 13 जून 2025। अब जैसे अनन्या ने वो बात सुनी, भाई वो एकदम बेसुध होकर रोने लगी। फिर वो पंडित बोलता है कि मुझे पता है तो मुझे नहीं जानती, पर मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अनन्या लिखती हैं कि उस टाइम पर वो जो भी थे मेरे लिए तो फरिश्ते से कम नहीं थे। वो इन्हें कुछ नहीं सूझा और ये बोलते हैं उस पंडित से कि आप जो कोई भी हैं, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा दूंगी, आप प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। और फिर वो पंडित बोलते हैं कि मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो बस मेरी एक मदद कर देना। अनन्या बोलती है कि ठीक है। अभी जो ये पंडित है ना, ये अनन्या को लेके इनके घर जाते हैं और भाई अनन्या लिखती हैं कि उस बाबा ने इनके घर के ऐसे ऐसे कोने खंगाले जहां अनन्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ होगा। एक पुराना अलमीरा खोला तो भाई वो पूरा एरिया खून से लथपथ था। किचन का जो दराज सा स्लैब था उस पर पूरे खून के धब्बे लगे हुए थे। बाबा वहां अपने हाथों से सब कुछ साफ करके इनकी माँ को सामने बैठाते और अनन्या को एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना के उसके अंदर बैठा दिया और बोला कि तेरी माँ कुछ भी बोले कुछ भी करे, तू इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने कुछ पूजा किया और फिर अपना पैर अनन्या की माँ की छाती के ऊपर रख दिया और एकदम गुस्से में बोलते हैं कि तू जो कोई भी है इसे छोड़ के चले जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अब ऐसा बोलते ही अनन्या की मम्मी एकदम छटपटाने लगी। वो अनन्या की ओर देख के एकदम रोती कि प्लीज बचा ले मुझे यहाँ से ले चल, इसे दूर हटा मेरे से। और इस तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट कर रही थी ना कि भाई कोई भी बच्चा जाके अपनी माँ की हेल्प करेगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। पर बाबा ने अनन्या की ओर देखा और सख्ती से मना किया कि कुछ भी हो जाए तू सर्कल से बाहर मत निकलना। अब जब इनकी मम्मी ने देखा कि अनन्या ऐसे नहीं मान रही है तो उन्होंने अपना मुंह पूरा टेढ़ा कर लिया
और बोलती है कि ये मेरे को अपने साथ लेके जाएगा, ये मेरे को छोड़ेगा नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। एकदम गिड़गिड़ाने लगी। अब जब अनन्या ने इस पे भी कुछ रिएक्ट नहीं किया तब वो एकदम अपना रूप चेंज करती है और गुस्से में बोलती है अनन्या से कि मैं तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, तू भी मरेगी ऐसी तड़प तड़प की। अब ये लाइन्स इनकी मम्मी ने बहुत बार रिपीट किए और फिर अनन्या देखती हैं कि थोड़ी देर के बाद इनकी मम्मी जमीन पे गिर गई और जब वो गिरी तो उनके शरीर से एक काला साया बाहर निकला और ये इनके घर के बाहर जो एक इमली का पेड़ था उस पे जाके बैठ जाता है। अब पंडित जी ये पूजा घर के चौखट के पास कर रहे थे तो बाहर का सीन साफ साफ विजिबल था। अब इसके बाद वो साया इमली के पेड़ पर बैठे बैठे ही एक मर्द की आवाज में बोलता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम कुछ भी कर लो, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरे साथ ही जाएगी, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब ये सब होने के बाद पंडित ने अनन्या से बोला कि बेटी तू मांस मछली नहीं खाती, भगवान का नाम जप करती है, तुलसी धारण करती है, इसके वजह से तू बची हुई है, वरना ये जो तेरे माँ के साथ हुआ है ना तेरे साथ इससे भी बदतर करता। इसके बाद वो पंडित जी लोटे से पानी निकालते और वो पानी लेके अनन्या के ऊपर छिड़कने के बाद इन्होंने एक लॉकेट दिया अनन्या को पहनने के लिए। वो लॉकेट उन्होंने उसके हाथ में बांधा और बोला कि जो तेरी माँ है इसको ले जाके वापस उसी कमरे में लिटा दे जहाँ पर वो सोती है, मतलब जहाँ पे उनका बेडरूम है। फिर अनन्या पूछती है कि क्या था मेरी माँ के अंदर। तब उन्होंने बताया कि जब तुम लोग जंगल से आ रहे थे उस रात, वहीं पर इसने तेरी माँ के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश की। ये एक जिन है जो अनन्या की माँ को अपने साथ रखना चाहता है। इन्होंने बोला कि अभी तो मैंने इसे तेरी माँ के शरीर से अलग कर दिया है, पर एक दो बार और पूजा करनी होगी जिससे तेरी माँ पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी। अभी इनको ले जाके अपने कमरे में सुला दे। अनन्या यहाँ पंडित जी की बात मानते हुए अपनी माँ को उनके कमरे में सुला देती हैं, पर ये बताती हैं कि चीजें ना जितनी ठीक होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। मेरी माँ का बिहेवियर और वो जो क्रूएलिटी थी वो तो खत्म हो गई, पर अगले कुछ दिनों तक मेरी माँ ऐसे खड़े खड़े अपना साड़ी उतार देती और फिर ये देखती कि इनकी माँ को कोई ड्रैग कर रहा है पूरे घर में, और कभी कभार ये दोपहर में ही दुकान छोड़ के सीधा अपने रूम में जाके कमरा लॉक कर लेती। पर अनन्या को ये समझ में आ रहा था कि ठीक है मेरी माँ अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, पर पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब जो वो एग्रेसिव होती थी वो नहीं हो रही अब। और यहाँ अनन्या को पंडित जी ने एक पूजा की डेट भी दी थी, तो ये बस उस डेट का वेट कर रही थी कि ठीक है पंडित जी आके पूजा करेंगे और फाइनली मेरी माँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। अब इसी बीच एक दफा अनन्या और उनकी माँ दुकान पर बैठे हुए थे। इनकी माँ बोलती है कि सुना मेरा थोड़ा शरीर में दर्द हो रहा है, मैं जाके लेटूंगी। अनन्या बोलती है कि ठीक है जाओ, दिन का टाइम था, ये अपनी दुकान पे बैठ के दुकानदारी कर रही हैं। अनन्या की मम्मी अपने कमरे में चली गई लेटने के लिए। अच्छा ये सारी बात अनन्या ने अपने पापा को बहुत लेट से बताई, जब वो पंडित जी आके वो पूजा वगैरह कर गए तब इनके पापा ने बोला कि ठीक है जो पंडित जी ने नेक्स्ट पूजा की डेट दी है उससे पहले मैं भी आ जाऊंगा घर पे और साथ में सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट रहते थे। अच्छा इस दिन पे वापस आते हैं। अनन्या की माँ जाके अपने कमरे में आराम कर रही है, अनन्या यहाँ दुकानदारी संभाल रही है, और कोई 2-2.5 घंटे के बाद जब इनके खाने का टाइम हुआ तो ये अपना दुकान बंद करके अंदर जाती है घर के खाना खाने के लिए। इन्होंने माँ को आवाज़ दी कि माँ तू भी आजा खा ले साथ में, पर इनकी माँ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये फिर जाती है अपने मम्मी के कमरे में और भाई पता है क्या देखती है कि इनकी मम्मी बिना कपड़ों की है और इन्होंने अपनी साड़ी से ना फांसी लगा रखी है पंखे से लटक के। अनन्या की माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। भाई ये कितना ट्रेजिक इंसिडेंट था अनन्या के लिए, तो इमेजिन करके भाई। तो यार ये थी पूरी स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो अनन्या की भक्ति थी उसने इसे बचा लिया। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।